जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमज़ोर मत होना कभी क्योंकि सूरज की तपन से समंदर सूखा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियोस करेंगे हम 20 सितंबर की करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? देखिए, समितियों के अध्यक्ष के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो जो ये विशेषज्ञ समिति बनाई गई है किसके लिए? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे इनका नाम होगा वैजयंत पांडा। ठीक है, याद रखिएगा, वैजयंत पांडा अध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा के लिए बनाई गई एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के। देखिए, ये समिति जो है ये 15 सदस्यों की होगी और इस 15 सदस्यीय समिति में महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल होंगे और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी इसमें शामिल होंगे। और जो ये 15 सदस्यीय समिति होगी इसका कार्य क्या होगा? देखिए, ये समिति राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए एनसीसी कैडेटों को सशक्त बनाने के उपायों को सुझाव देगी। और ये समिति जो है संगठन की बेहतरी यानी कि एनसीसी की बेहतरी के लिए एनसीसी के पूर्व छात्रों की लाभकारी भागीदारी के तरीकों का भी प्रस्ताव देगी। और एनसीसी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश भी करेगी। तो ये कार्य होगा इस 15 सदस्यीय समिति का, जिसके अध्यक्ष होंगे वैजयंत पांडा जी। और एनसीसी के बारे में आपको बता दूं, देखिए एनसीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, और इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर। और इसका जो मोटो है ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए, एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगर आपने एनसीसी किया होगा तो आपको पता होगा, मैंने तो किया है इंटरमीडिएट में जब मैं था। ठीक है, तो किन किन लोगों ने एनसीसी किया है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है एनसीसी की, तो इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल का नाम आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच। और एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसको याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और दूसरा प्रश्न आज का कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध लेखक अजीज हजीनी का निधन हो गया? तो देखिए, अजीज हजीनी जो है ये जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लेखक थे। और आपको बताओ, जो आपके अजीज हजीनी हैं तो इनके बारे में क्या चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो अजीज हजीनी है, ठीक है, तो इनको 2015 में जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी का सचिव नियुक्त किया गया था। दूसरा, हजीनी ने कश्मीरी भाषा में लिखी अपनी पुस्तक आने खाने के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोचना की श्रेणी में जीता था। और तीसरा जो पॉइंट एग्जाम में पूछा सकता है क्या? देखिए, इन्होंने जो है यानी कि जो आपके अजीज हजीनी हैं तो इन्होंने अब्दुल समद के उर्दू उपन्यास दो गज जमीन के कश्मीरी अनुवाद का देखिए, जो ये कश्मीरी अनुवाद था इसका नाम था जा गज जमीन। ठीक है, तो दो गज जमीन का जो कश्मीरी अनुवाद है ये था जा गज जमीन। तो इसके लिए 2013 में इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी जो है दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 बार इन्होंने जीता था, पहला आलोचना श्रेणी में, दूसरा अनुवाद श्रेणी में। ठीक है, 2016 में 2013 में पहला जीता था और दूसरा वाला जो है 2016 में जीता था। इसको नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो देखिए, आज है 20 सितंबर और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है आज स्टार्ट हो रहा है सूर्य किरण नाम का एक सैन्याभ्यास। और परीक्षा में पूछा गया है कि सूर्य किरण किन दो देशों का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ये भारत और नेपाल के बीच का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। ये आपको हर हालत में पता होना चाहिए। और इस साल इसका जो 15वां संस्करण है ये 20 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में।
और देखिए जो आपका अभ्यास सूर्य किरण है, इसका जो पिछला संस्करण है ये 2019 में आयोजित किया गया था नेपाल में, ठीक है। तो नेपाल में 2019 में ये लास्ट टाइम आयोजित किया गया था। 2020 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी पूरे एक तरीके से कहा जाए व्यापक रूप से फैली थी पूरे भारत में और नेपाल में भी। तो 2020 में इसका आयोजन स्थल अगर पूछा जाए तो कह दीजिएगा एग्जाम में। देखिए कहना क्या है, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 2020 में अगर ये सूर्य किरण अभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो आप याद रखिएगा 2020 में इसका आयोजन नहीं हुआ था, कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन 2019 में ये नेपाल में आयोजित हुआ था और 2021 में इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, 3 नंबर के प्रश्न आपके मैंने बता दिया आपको। और देखिए इस अभ्यास की खास बात क्या होगी, देखिए जो सूर्य किरण अभ्यास है इसमें भारतीय सेना और नेपाली सेना विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के अपने अनुभवों को साझा करते हैं और पहाड़ी इलाकों में एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति तकनीकों और आतंकवाद रोधी वातावरण में संचालन की प्रक्रियाओं से खुद को परिचित करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न की हाल ही में किन्हें आरबीआई इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में अमित सक्सेना जी को जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में शामिल किया गया है। और अमित सक्सेना के बारे में जानकारी ये है कि ये वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डिप्टी सीटीओ यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, लेकिन अभी आरबीआई में अपनी सेवा देंगे। और देखिए अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने घोषणा की थी कि ये जो है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर यानी कि टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर और नवाचार को बढ़ावा देने वाले वातावरण का निर्माण करके वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना करेगी और इसने कर भी दिया है और इसके सीटीओ बना दिया है, मतलब इसका सीटीओ अपॉइंट कर दिया है अमित सक्सेना को, ठीक है। और देखिए आरबीआई की बात करें तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आरबीआई के बारे में। पहला ये कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्रम से ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। इसको भी याद रखिएगा, क्रम भी एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। और आज मैं आपके लिए आरबीआई से संबंधित 8 ऐसे पॉइंट लेके आया हूं जो प्रश्नों के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक है। यानी कि सभी बैंकों का ये बाप है, सभी बैंकों का ये संचालक है, ठीक है। याद रखिएगा आरबीआई भारत के सभी बैंकों का संचालक है। और देखिए जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक है ये भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इस बैंक के संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। और आरबीआई की स्थापना देखिए 1 अप्रैल सन 1935 को की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत। याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। और पांचवा पॉइंट क्या है जो एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपका आरबीआई है इसका मुख्यालय पहले कहाँ पे था। तो देखिए आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया। देखिए इस एक लाइन में 2 प्रश्न है, ठीक है। पहला ये कि आरबीआई का मुख्यालय पहले कहाँ था, कोलकाता में था। दूसरा इसको मुंबई में कब ट्रांसफर किया गया। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है ये 1937 में कलकत्ता से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और देखिए आरबीआई जब इसकी स्थापना हुई थी तो पहले ये एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1949 से ये भारत सरकार का एक उपक्रम बन गया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और देखिए वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं इनका नाम है शक्तिकांत दास। ये भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं और इन्होंने 4 सितंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था। और देखिए पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने हैं? 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। जैसे कि अगर आप लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ में जो है आपको आरबीआई का एक क्षेत्रीय कार्यालय दिख जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने देखा उसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी अगर आपके राज्य में स्थित है इसका क्षेत्रीय कार्यालय तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये डिटेल थी आरबीआई के बारे में। कैसी लगी ये जानकारी इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए
करेंट अफेयर के साथ साथ जो मैं आपको ये बूस्टर दे रहा हूँ जीके का, ये आपको जो है किताबों में बहुत रेयर में मिलेगा। मतलब देखिए अलग अलग देखिए, अगर स्पेशली जो है आप कोई किताब खोलेंगे तो तब जाके उस टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं को रिलेशन कर रहा हूँ किसी भी करेंट अफेयर का जीएस के साथ, तो वो मान के चलिए एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे को रिलेशन हो रहा है। और अगली बार जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीएस में जो है जितने प्रश्न सही हो रहे हैं, मतलब करेंट अफेयर में आप तो 100% करके आते ही थे, लेकिन जीएस में भी आप जो है 100% स्कोर करेंगे। तो डिटेल वाली वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। तो देखिए भारत का जो पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है इसको पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने जारी किया हाल ही में। और देखिए बिजली क्षेत्र की जो अग्रणी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, तो इसने भी हाल ही में सफलतापूर्वक अपना जो पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है इसको जारी किया है। ठीक है, और ये भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड भी है। इस बॉन्ड की खास बात क्या है, देखिए 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की जो कीमत है ये रखी गई है कितनी, 1.841%। और ये यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है भारत की ओर से जारी किया गया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। और देखिए जो ये कंपनी है इसने ये यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया भारत का पहला, ठीक है, तो जिसका नाम है पावर फाइनेंस कारपोरेशन। तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई थी। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं आर एस ढिल्लन। छठा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी का शुभारंभ किया। तो देखिए ये राज्य आपका है जम्मू और कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर जो है अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो इनके जो गवर्नर होते हैं उनको गवर्नर ना बोल के हम उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल बोलते हैं। तो मनोज सिन्हा जो है ये उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। इन्होंने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी का शुभारंभ हाल ही में किया है जम्मू कश्मीर में। और देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है तो इसके दूर दराज के इलाकों में घर घर जाकर डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मनोज सिन्हा जी के द्वारा श्रीनगर में जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पंपोर में भी हाल ही में इस वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए प्रारंभ में डीजी पे सुविधा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर के 2000 दूर दराज के गांव में प्रदान की जाएगी। और पहले चरण में जम्मू कश्मीर डिवीजन के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुपों की कुल 80 महिलाओं को डीजी पे सखियों के रूप में भी चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन जो वन लाइनर प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बयाली में वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी का शुभारंभ किया है, नोट कर लीजिएगा। और जम्मू कश्मीर के बारे में आपको कुछ डिटेल बता रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आइए थोड़ा सा करंट के साथ जीके भी तैयार कर लेते हैं। देखिए जो जम्मू कश्मीर है इसका उल्लेख राज तरंगड़ी में मिलता है। और ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तत्पश्चात कनिष्क ने भी जो है इसकी जड़ें और गहरी की। ठीक है, यानी कि वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। और देखिए जम्मू कश्मीर का उल्लेख हड़प्पाई अवशेषों, मौर्य, कुषाण और गुप्त कलाकृतियों से स्पष्ट होता है। और 1733 से 1782 तक जो है जो जम्मू के राजा थे इनका नाम था राजा रणजीत सिंह, इनके पास था जो है राजकाज वहाँ का। बाद में ये गुलाब सिंह के पास चला गया। फिर 1947 तक ये जम्मू पर जो है यहाँ पर डोगरा शासकों का अधिकार था। और देखिए 26 अक्टूबर 1947 को डेट क्या है, 26 अक्टूबर 1947। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का जो है विलय कर दिया। इस पर एक समझौता कर लिया था इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। और देखिए ये जो है भारत जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है ये भारत के उत्तरी किनारे पर स्थित है, मैप में आपने देखा भी होगा। और इसके पूर्व में तिब्बत है, उत्तर में चीन है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है। और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और पश्चिम में पाकिस्तान इससे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कश्मीर में मुख्यतः दो पर्वत श्रेणियां हैं। सुदूर उत्तर में जो है काराकोरम और दक्षिण में हिमालय जास्का श्रेणी स्थित है। और नदियां कौन कौन सी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर सिंधु नदी है, श्योक नदी है, गिलगित है, जास्कर है, चेनाब है, झेलम है
और किशन गंगा नदी है। ये सारी नदियां जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस संस्थान ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो नीति आयोग है इसने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट को मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका ये भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर रिपोर्ट है तो इसको नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर राव के द्वारा जो है संयुक्त रूप से हाल ही में जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे तीनों दिख भी रहे हैं आपको। और ये रिपोर्ट जो है ये भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने के उपाय प्रस्तुत करेगी, ठीक है। और देखिए इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि हर शहर को 2030 तक सभी के लिए स्वस्थ शहर यानी कि हेल्दी सिटी फॉर ऑल बनाने की आकांक्षा रखनी चाहिए। और इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं जो भारत में शहरी नियोजन क्षमता की मूल्य श्रृंखला में बाधाओं को दूर कर सकती है। और उनमें से स्वास्थ्य की योजना के लिए प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन, शहरी शासन की री इंजीनियरिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट का संशोधन शामिल है। और देखिए इस रिपोर्ट में 5 साल की अवधि के लिए 500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की भी सिफारिश की गई है। और देखिए इस प्राथमिकता के तहत राज्यों और स्थानीय निकायों के द्वारा संयुक्त रूप से शहरों और कस्बों का चयन जो है किया जाएगा। और देखिए शहरी नियोजन की बात करें तो शहरी नियोजन क्या है इसको एक लाइन में बता दूं आपको। देखिए शहरी नियोजन जो है ये शहरों और वहाँ के नागरिकों और वहाँ के पर्यावरण के एकीकृत विकास की नींव है, ठीक है। और देखिए नीति आयोग की बात करें तो देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको हर हालत में पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम में बहुत बार ये एब्रीविएशन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए नीति आयोग जो है इसमें नीति का मतलब क्या है, एन का मतलब है नेशनल, आई का मतलब है इंस्टीट्यूशन और टी का मतलब है ट्रांसफार्मिंग और आई का मतलब है इंडिया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया जो है ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और ये एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में जो है विभिन्न योजनाएं चलाती है। इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और नीति आयोग का चेयरपर्सन भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनका नाम आप खुद पढ़ लीजिए क्योंकि आपको पता होगा। और 8वां प्रश्न है हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो देखिए ये हवाई अड्डा आपका है कुशीनगर हवाई अड्डा। याद रखिएगा अभी हाल ही में जो आपका कुशीनगर हवाई अड्डा है, देखिए कुशीनगर हवाई अड्डा है कहाँ पे, देखिए उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, ठीक है। और कुशीनगर क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध जो है उनकी मृत्यु वहाँ पे हुई थी कुशीनगर में और उनका एक स्मारक भी वहाँ पे बनाया गया। बहुत सारे लोग कुशीनगर घूमने जाते हैं, ठीक है। एक मूर्ति वहाँ पे उनकी लगी हुई है और पूरी दुनिया से कुशीनगर लोग आते हैं भगवान बुद्ध के निर्माण स्थल पर, ठीक है। तो कुशीनगर देखिए इसीलिए फेमस है और इसीलिए वहाँ पे हवाई अड्डा भी बनाया गया है। तो कुशीनगर के हवाई अड्डे को इसीलिए सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा, ठीक है। और देखिए जो है इससे लाभ क्या होगा, सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित होने के बाद अब जो है जो बौद्ध तीर्थयात्री पूरी दुनिया से कुशीनगर आएंगे भगवान बुद्ध का दर्शन करने, ठीक है। तो इन सभी बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री होंगे इनके आवाजाही में अब इनको आसानी मिलेगी। देखिए कुशीनगर हवाई अड्डे की बात करें, मैं तो जो है मतलब गया हूँ और अगर आप भी आसपास के जिलों से हैं तो आप घूम सकते हैं वहाँ पे। देखिए जो कुशीनगर हवाई अड्डा है ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये 600 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा है। और इसे पिछले फरवरी में यानी कि 2020 में जो है जो आपका DGCA के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का लाइसेंस दिया गया था। और देखिए इस साल जो है यानी कि 2021 में अगस्त में जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 21 फरवरी 2023 तक, ठीक है, कब तक? 21 फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए इस कुशीनगर हवाई अड्डे के लाइसेंस की जो वैधता है इसको बढ़ा दिया था। 9वां प्रश्न की हाल ही में 3 देशों ने मिलकर एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी, इसका नाम है AUKUS, का निर्माण किया है। इस AUKUS में 3 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? यहाँ पे 4 देशों का नाम दिख रहे हैं। तो इनमें से देखिए भारत शामिल नहीं है, बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया शामिल है AUKUS में।
तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऑकस जो है ये किन 3 देशों का समूह है, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है। और देखिए हाल ही में त्रिपक्षीय समूह यानी कि ग्रुप की जो औपचारिक घोषणा है, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने जो है एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण से जो है इसकी स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, तो अगस्त में यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि 16 से 18 सितंबर तक भारतीय सेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण भारतीय सेना के सेवारत और पूर्व सेनाध्यक्षों की एक सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए ये जो 16 से 18 सितंबर तक भारतीय सेना के प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण था, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और देखिए इस 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य आकर्षण नेपाली सेना के पूर्व प्रमुखों को दिया गया निमंत्रण था, जो भारतीय सेना के प्रमुख भी थे कभी। और ये कॉन्क्लेव पुराने गार्ड और भारतीय सेना के वर्तमान नेतृत्व के बीच विचार को आदान प्रदान करने का जो है एक मंच है। और इसमें भारतीय सेना के तेजी से परिवर्तन, आत्मनिर्भर के माध्यम से आत्मनिर्भरता, रक्षा निर्माण में मेक इन इंडिया पहल और आधुनिक युद्धों से लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों के कौशल पर चर्चा भी शामिल है। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया था। तो देखिए एक बहुत ही मजेदार घटना भी हाल ही में हुई अमेरिका में। अमेरिका की जो एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स है, तो इसने जो है अभी 4 यात्रियों को भेजा था अंतरिक्ष में कि जाओ मौज मस्ती करके मजे लूट के आ जाओ वहाँ से। ठीक है, और ये ऐसा पहली बार हुआ। तो आइए न्यूज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है एलन मस्क, इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में अपने रॉकेट को नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है प्रक्षेपित किया था। और इस दौरान इसने जो है 4 यात्रियों को 350 मील की ऊंचाई पर कक्षा में अपने 13 फुट चौड़े क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर जो है 3 दिन बिताने का वहाँ पे उसमें मौका भी मिला। यानी कि 4 यात्री जो गए थे ये 3 दिन मजे लूट कर आए। और स्पेस एक्स जो है इसका पहला ऑल सिविलियन क्रू अंतरिक्ष की सैर करके जो है सकुशल धरती पर भी लौट आया। यानी कि 4 लोगों को स्पेस एक्स ने भेजा अंतरिक्ष में घूमने के लिए 350 मील की ऊंचाई पर, और फिर ये लोग घूम फिर कर सकुशल धरती पर आ भी गए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए जो कंपनी स्पेस एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहे हैं, बहुत ही महान व्यक्ति हैं। इनका नाम है एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में इनका नाम टॉप पे है, मतलब पहले नंबर पे तो नहीं है, मतलब तीसरे चौथे दूसरे पे आते रहते हैं। तो इनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, एक एरोस्पेस कंपनी है। और इसकी स्थापना इन्होंने 6 मई 2002 को की थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। और देखिए जो स्पेस एक्स कंपनी है ये सब्सिडरी एक स्वार्म टेक्नोलॉजीज की, इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। और देखिए वीडियो पे कम से कम यार 1000 लाइक तो कर दिया करो डेली, अच्छा लगेगा मुझे थोड़ा सा, और भी मैं आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। और चौथा कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर बताइए। पांचवा कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा था कि किस महिला को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए का नया लोकपाल सह नैतिक अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो देखिए ये महिला इंदु मल्होत्रा है। और तीसरा था कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है, तो ये फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट। और चौथा था कि गोपाल मुखर्जी को किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, तो देखिए ये राज्य है पश्चिम बंगाल। और पांचवा था कि भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, तो इनका नाम है पंकज आडवाणी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।